Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 का सबसे बड़ा नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज 4.3 केमिकल बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम रोज एसएलओस पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमने कितने एसएलओस को कवर किया है। तो पहले मैं आज जितना पढ़ा उसका एक खाका बना रहा हूं, फिर हम एसएलओस की तरफ चलते हैं ताकि हमें आसानी हो ये जस्टिफाई करने में कि हम किन चीज़ों को समझ चुके हैं। हमें कोवलेंट कंपाउंड्स का जो भी नाम लेगा ना, हमें पता है कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज हैं मेन, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर वर्सेस पोलर। हमें नॉन पोलर का भी अच्छे तरीके से पता चल गया है, पोलर का भी अच्छे तरीके से पता चल गया। मैं 2 मिनट में आपके क्वेश्चंस लेता हूं, जस्ट मैं इसको क्विकली थोड़ा सा समराइज कर दूं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या क्या खसूसियात हैं वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। नॉन पोलर के लिए क्या क्या खसूसियात हैं वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। पोलर में पोलैरिटी की जो स्ट्रेंथ होती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर, वो भी हमने अच्छे तरीके से देख ली है। आज हमने प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है नॉन पोलर और पोलर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं टेस्ट केस के लिए 3 कंपाउंड्स बना रहा हूं और 1 बाय 1 आपसे उनके बारे में पूछूंगा। सबसे पहले मैं कंटेनर ले रहा हूं, उस कंटेनर में मैं गैस फिल कर रहा हूं, मिथेन गैस। एक और कंटेनर ले रहा हूं, उसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल्स रख रहा हूं, और एक और कंटेनर ले रहा हूं, उसके अंदर मैं नमक NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है उसको रख रहा हूं, ताकि प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसको भी साथ रिलेट कर सके। तमाम बातों को सिमुलेशन से अच्छे तरीके से बता चुके हैं। आज सिर्फ हमने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है और सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले आप में से कोई स्कूल हाथ खड़ा करे, कोई बच्चा सामने आए और मुझे बताए कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, अगर इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूं तो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस कैटेगरी का होगा? जी रेज योर हैंड, जी रेज योर हैंड और बताइए हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस कैटेगरी का होगा? अलसईद जी अपने अपने टीचर्स को बताएं साथ में। NaCl तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे, नमक भी नहीं मैंने कहीं लिखा, बोला है डेफिनेटली सी वाला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि यहां पे प्लस माइनस के दरमियान में क्या पाई जाती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इंतहाई मजबूत फोर्स। अच्छा, अब दूसरा नंबर किसको दूंगा, ए को या बी को? तमाम बच्चे अपने अपने टीचर्स को बताएं। ए और बी में से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? शाबाश। बी का बिल्कुल ठीक बोला। सी तो नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं, सी नंबर 1 है, लेकिन बी नंबर 2 क्यों है और ए नंबर 3 क्यों है? क्यों बी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा है? अब इसको कौन जस्टिफाई करेगा? सर जी जी बी के मॉलिक्यूल में थोड़े से पार्शियल चार्जेस हैं। बिल्कुल सही बोला। बी पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, बी पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ए नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब है इनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जुजवी चार्जेस है, मुकम्मल नहीं, जुजवी पार्शियल। उन पार्शियल चार्जेस की वजह से इनके दरमियान में क्या डेवलप होगी बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या रखेंगे? शाबाश, नाम मैंने लिया था, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी जल्दी।
Intermolecular forces. बिल्कुल, Intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। शाबाश, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर के दरमियान में भी फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो इंतहाई कमजोर फोर्सेस होती हैं, इंतहाई कमजोर फोर्सेस। उन फोर्सेस का जिक्र हम यहां नहीं करेंगे, इन फोर्सेस का जिक्र इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में किया जाएगा। नाम होता है इनका वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस। आप नाम सुन लो, काफी आपके लिए, लेकिन इसकी तफसील हम बड़ी क्लासों में जाकर पढ़ेंगे। इंतहाई कमजोर फोर्सेस होती हैं, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से ए जो है वो आखिर पे आएगा। चलो जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब मैं सोलिबिलिटी की बात करने लगा हूं, सोलिबिलिटी की। शाबाश, सोलिबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इस नमक को डाल रहा हूं पानी में। शाबाश, क्या यह हल हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी 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 बॉयज, क्या यह हल हो जाएगा? यस, ये डिजोल्व Yes, sir, हो ये जाएगा बिल्कुल पानी हो में, जाएगा। और पानी में डिजोल्व होके अपने आयंस में अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर, इसमें करंट पास होगा। जल्दी से बताओ, पानी तो खुद एक सॉल्वेंट है, चीजों को हल करने के लिए काम आता है। मैं केमिकल लेता हूं HCl, या मैं केमिकल लेता हूं HNO3, या मैं केमिकल लेता हूं H2SO4, दे ऑल आर एसिड्स, दे ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड्स। चलें सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और इनको पानी में डालते हैं और देखते हैं कि इनका पानी में क्या सिनेरियो बनता है। सिमुलेशन की तरफ चलें जी, ये वाली सिमुलेशन ले जी, जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये मैं बल्ब लेता हूं, इस बल्ब को पानी में डालता हूं, क्या बल्ब चला? शाबाश, नहीं। बल्ब के ना चलने का क्या मतलब है? इसमें करंट नहीं है, इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, और इसमें से करंट ना पास होने की वजह क्या है? Because molecules. क्योंकि चार्ज नहीं है। पानी में आयंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एसिड डालता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो एसिड जो पानी में आए और पानी में आयोनाइज हो जाए सॉरी, पानी में आए और पानी में आयोनाइज हो जाए, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में आया, आयोनाइज हो गया। आपको ये ऑरेंज कलर के, ब्लू कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना, जो ये बेसिकली एसिड के आइंस हैं, एसिड के आइंस हैं। बल्ब के रोशनी से देखो, बल्ब रोशन नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि एसिड जो स्ट्रांग होता है, जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, एसिड्स भी पानी में हल हो सकते हैं, और एसिड्स तो होते ही पोलर है, एसिड्स तो होते ही पोलर है। अच्छा, मैं वीक एसिड डालता हूं। वीक एसिड का मतलब वो तेजाब जो पानी में तो आएगा पानी में आएगा, लेकिन हल चुके ज्यादा नहीं होगा, आयोनाइज ज्यादा नहीं होगा, तो उसके अंदर आप देखो उसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, उस केस में कम होगी। तो बेटा, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको, वो यही समझाना चाहता हूं कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे HCl, HNO3, इसके अंदर बेटा H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे पार्शियल नेगेटिव। जब इन तेजाब को पानी में डाला जाता है तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड, तो ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। ये कोवलेंट, पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं, और पानी में हल होने की वजह से कंडक्टेंस का सबब बनते हैं, कंडक्टेंस का सबब बनते हैं। क्या ये CH4 भी पानी में हल हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हल हो सकता? क्योंकि CH4 के अंदर पोल्स Charges मौजूद नहीं नहीं है। देयर आर नो पोल्स। जब पोल्स मौजूद नहीं है तो CH4 पानी में हल भी नहीं होगा, और कंडक्टेंस की वजह भी नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो पता चला, कोवलेंट कंपाउंड में जो पोलर कैटेगरी है वो पानी में हल होकर कंडक्टेंस की वजह बन सकती है, लेकिन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड में नॉन पोलर कैटेगरी है
वो चूंकि पानी में हल भी नहीं होती और कंडक्टेंस की वजह भी नहीं बनेगी। इसको एक सिमुलेशन की मदद से और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं जी। ये जरा गूगल पे जी, मैं अब आपको एक सिमुलेशन दिखा रहा हूं जी। ये पहले इस सिमुलेशन से आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखें, जी इसको फुल स्क्रीन कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इस प्लेट के अंदर स्विच ऑन कर देता हूं। दो प्लेट्स नजर आ रही हैं इस कंटेनर के अंदर, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। पानी के अंदर भी दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। अगर आप गौर करो, इसको फुल स्क्रीन करो, तो जैसे मैंने बैटरी ऑन की है तो पोलर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड किस तरफ आ गए हैं? पॉजिटिव एंड की तरफ। और कंपाउंड्स के जो पॉजिटिव एंड्स हैं वो किस तरफ आ गए हैं? नेगेटिव एंड्स की तरफ। अब ये प्लेट्स के पास ताकत होती है कि प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ ले जाएगा, माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ ले जाएगा। इस तरह प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा। फिलहाल जो आपको सिमुलेशन में प्लेट्स नजर आ रही हैं ये इतनी मजबूत नहीं है कि ये प्लस माइनस को अलग कर सके, लेकिन पानी के अंदर जो चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, वो इतने मजबूत होते हैं कि उनमें कोई पोलर चीज आएगी, उनमें कोई प्लस माइनस वाली चीज आएगी तो पानी उनके प्लस माइनस को अलग कर सकता है और उसकी वजह से वो चीज पानी में अपने आयंस में अलग हो जाएगी। ठीक है। इन द मीनवाइल जो आप सेकंड डायग्राम देख रहे हो उसमें तो आपको सारे के सारे मॉलिक्यूल विदाउट चार्जेस नजर आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इसलिए पानी में विदाउट चार्ज कोई केमिकल आएगा तो वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा और पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होगा। जैसे तेल को पानी में डालो तो कोई इंटरेक्शन नहीं होती। इज इट क्लियर? आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई हैं। कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक टेबल खोल रहा हूं, उस टेबल को आपने इंडिविजुअल, टीचर से गुजारिश है कि वो एक दफा बच्चों को टेबल समझा दें। हमने जितना भी पढ़ा है उस टेबल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं टेबल खोल देता हूं यहां पर। जी, ये टेबल फुल स्क्रीन कर दें। इस टेबल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तमाम प्रॉपर्टीज को मैंने तफसील से लिखा हुआ है। टीचर से गुजारिश है कि ये सारी बातें मैंने 2-3 दिन में बच्चों को डिटेल से समझा दी हुई हैं। बस आप बच्चों से थोड़ा सा फीडबैक ले लें, जिस पॉइंट की उन्हें समझ नहीं आई वो मुझे बता दें। बच्चे भी हर पॉइंट को खुद पढ़ें और मुझसे पूछें अगर कोई चीज समझ नहीं आई। फिर हम इसके नेक्स्ट एसएलओ पे चलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड वाली सारी बातें हमने पढ़ ली हुई हैं। काइंडली इस टेबल को जरा गौर से देख लें, सारे बच्चे पढ़ लें। 2-3 मिनट आपके पास। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इनमें से आपको ना समझ आती हो। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी बातें आपने पढ़ ली हैं और ये सारी वो बातें हैं जो हमने पिछले दिनों में डिस्कस की हैं। और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये तो हमें ऑलरेडी अब समझ आ गया होगा, इस पर हमने मजीद बात नहीं करनी। अब हम किन एसएलओस को कवर कर चुके हैं देखें। हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर चुके हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। हम इंटरप्रिटेट कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। हम देख चुके हैं जस्टिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड पानी में आएंगे, अगर हल हो गए आयंस में चेंज हो जाएंगे। जैसे आयंस में वो चेंज होंगे, जैसे एसिड्स की मैंने एग्जांपल दी, तो वो करंट पास करने की सलाहियत रखेंगे। रिकॉग्नाइज दैट सम सब्सटेंस कैन आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मैंने आपको बताया एसिड्स HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड्स, ये खास तौर पे ये वो एसिड्स हैं अगर इनको आप पानी में डालो तो ये हल हो जाएंगे, आयंस में चेंज हो जाएंगे और करंट गुजारने की सलाहियत रखेंगे। उसके अलावा हमने ये इन तमाम मॉलिक्यूल्स को H2Cl2 O2 N2 ये सबको ड्रॉ कर लिया है डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के तहत। अब आखिरी एसएलओ जो कि
रह गया है, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई करना है द सुटेबिलिटी ऑफ यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड एंड मेटल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। अब ये सलो क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ना ये एक डेटा है। इस डेटा में मैं इस डेटा को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे मैं सवाल करूंगा। जी जी, अलसईस एजुकेशन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, पोलर में सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या होगी? मैं दोबारा पूछें बेटा? सर, पोलर में सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या होगी? पोलर में सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल। मुझे आपका क्वेश्चन मास, सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, वो पोलर मॉलिक्यूल जो सॉलिड है उनकी एग्जांपल क्या होगी? भाई घर में बर्फ नहीं देखी आपने कभी? बर्फ है ना घर पे, तो बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? बर्फ इसके अलावा, चलो बर्फ के अलावा बात कर लेते हैं। शुगर, चीनी, किचन में देखी है आपने चीनी? चीनी का फार्मूला क्या है? C12H22O11। कोवलेंट कंपाउंड है, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। और चीनी आपके घर में किस शक्ल में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। इज इट क्लियर? और भी एग्जांपल दूं? यस सर। अच्छा, और एग्जांपल देते हैं। मेडिसिन्स, पैनाडोल, एस्प्रीन, ये जितनी भी दवाइयां हैं, ये सारे के सारे कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन होते कोवलेंट स्ट्रक्चर है। दे आर पोलर इन नेचर एंड दे आर सॉलिड, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। क्लियर है? तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके, चलें जी, अब चलते हैं जी एक चैलेंज की तरफ। अगला एसएलओ समझने के लिए मुझे आपको एक चैलेंज करना पड़ेगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट करें सारे और अपने अपने टीचर्स को इसका जवाब भी दें। और सवाल है कि मेरे पास सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, और मैंने कार्बन कार्बन को जोड़ना है। बहुत सारे कार्बन एटम है मेरे पास, मैंने उन कार्बन कार्बन एटम्स को जोड़ना है और जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाना है। एंड वी ऑल नो दैट each carbon atom have 4 electron in their outermost shell, so they will make more 4 bonds। वो 4 मजीद बॉन्ड बनाएगा। तो जल्दी जल्दी से आपने मुझे बताना है, जल्दी से, शाबाश। इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगेगा, इसके साथ भी एक और कार्बन लगेगा, इसके साथ भी एक और कार्बन लगेगा, इसके साथ भी एक और कार्बन लगेगा। जो ये सेंटर वाला कार्बन है उसके पास ऑक्टेट रूल के तहत 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। क्या बाकी कार्बन स्टेबल हैं या अभी वो अनस्टेबल हैं? डेफिनेटली अनस्टेबल। शाबाश, कौन बताएगा अब बाकी कार्बन क्या करेंगे? बाकी कार्बन क्या करेंगे? जेटीएन स्कूल बताएं जल्दी से। सर वो भी इस बीच वाले कार्बन की तरह अपने साथ बाकी 3 कार्बन को मिलाएंगे। तो वो भी बीच वाले कार्बन की तरह ही करेंगे। अच्छा जी, ये वाला कार्बन भी यही करेगा, ये वाला कार्बन भी यही करेगा। क्या अब कुछ ऐसे कार्बन हैं जो अभी भी अनस्टेबल हैं? यस 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 सर। हैं, बिल्कुल हैं। अब मुझे बताओ मैं कब तक ये स्ट्रक्चर बनाता रहूं? जब तक मैं चाहूं। मैं 5 साल भी लगा रहा हूं तो ये स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा, और ये स्टेबल भी नहीं होगा। क्योंकि ये स्टेबल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब ये कौन से कंपाउंड्स हैं? शाबाश, ये किस तरह के बॉन्ड्स हैं इसमें? शाबाश, बताओ जल्दी से। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड है बेटा? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने वो बाप उस एग्जाम्पल सुनी हुई है, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत, वो वालिद अपने बच्चों को मिसाल देता है कि एक छड़ी लेके आओ। वो एक छड़ी लेके आता है, अकेली छड़ी को वो तोड़ देते हैं। फिर वो पांच छह छड़ी को इकट्ठा बांधता है और उसको तोड़ने के वो कहता है, तो वो टूटता नहीं है। तो मुझे बताओ, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या ऐसे कंपाउंड्स को तोड़ना, इनको मेल्ट करना, इन्हें बॉयल करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा।
मुश्किल तरीन काम होगा। दुनिया की सख्त तरीन चीजों में से अगर किसी चीज का नाम अगर आपको आता है तो वो क्या है बेटा? डायमंड। और डायमंड के अंदर का मंजर देखा जाए, जो कि चैप्टर 2 में भी आपको दिखाया गया था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, याद है आपको? तो डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो जॉइंट नेटवर्क की शक्ल में पाए जाते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड पढ़ चुके हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े जॉइंट्स की स्ट्रक्चर में रहते हैं, और उनको तोड़ना, मेल्ट करना, बॉयल करना इंतहाई मुश्किल है। और दुनिया की सख्त तरीन चीज अगर कोई है तो वो डायमंड है। और डायमंड कौन सा कंपाउंड है? जाइंट कोवलेंट कंपाउंड है। किसी और जाइंट कोवलेंट कंपाउंड का अपने रोजमर्रा जिंदगी में से मुझे मिसाल दे। चलें शाबाश, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को देखें, आसपास देखें, कोई और आपको जाइंट कोवलेंट कंपाउंड नजर आया? शाबाश। चलें मैं आपकी हेल्प करता हूं। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन को जोड़ो, रेत, सैंड। शाबाश। क्या होगा फार्मूला सैंड का? SiO2। नहीं जी, SiO2 नहीं होगा। ये देखो, सिलिकॉन और कार्बन की एक ही फैमिली है, एक ही ग्रुप है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है। चलो शाबाश, बताओ सिलिकॉन के साथ इधर मैं क्या लगाऊंगा? ऑक्सीजन। इधर भी लग गया ऑक्सीजन, इधर भी लग गया ऑक्सीजन, इधर भी लग गया ऑक्सीजन। शाबाश। क्या सिलिकॉन स्टेबल हो गया? यस सर। क्या ऑक्सीजन स्टेबल हुआ? जल्दी बोलो। नो नहीं, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हुआ। तो बताओ, ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए मुझे जरूरत है किसकी? सिलिकॉन की। एक और सिलिकॉन की जरूरत है। तो ये वाला ऑक्सीजन दोबारा सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह ये सिलिकॉन फिर से अपने आसपास ऑक्सीजन को इकट्ठा करेगा। इस तरह से बेटा ये ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया। क्या बाकी ऑक्सीजन स्टेबल हैं? नो। क्या होगा फिर? एक और सिलिकॉन आएगा। एक और सिलिकॉन आएगा, एक और सिलिकॉन आएगा। बस जल्दी से मैं बात को खत्म करने वाला हूं। ये सिलिकॉन आ गया, फिर इसके यहां पर भी ऑक्सीजन। शाबाश शाबाश, बोलो बोलो जल्दी से, टीचर को बताओ। यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। क्या ये सिलसिला खत्म हो गया या चलता जाएगा? नो सर, कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता जाएगा। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक नेटवर्क की तरह बनेगा। नेटवर्क जैसे वो बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो बैडमिंटन के आगे जो नेट कोर्ट लगा होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, उस वेब लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा। चले मैं आपको ना दिखा भी देता हूं। गूगल पे जाएं, गूगल पे जाएं। क्या कर रहे हो? इसको बंद कर दो ना, बंद कर दो सबको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो रेत है वो तो बहुत लाइट वेट होती है। लाइट वेट होना, मैं आपको बताता हूं यार क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। ये स्ट्रक्चर इधर ले, वापस वापस, ये वाला, बस वैसे इधर ले आओ। ये जी बेटा गूगल पे देखें, मैं आपका आंसर करता हूं। ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन। ये इसको फुल स्क्रीन करें, ये साइड पे।
अब वो एंड वाला जो ऑक्सीजन होगा ना, जो बच जाएगा, जो बदकिस्मत ऑक्सीजन है, कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा ये। ऐसा तो नहीं कि अब ये स्ट्रक्चर चलता ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा। वो जहां स्टॉप होगा वहां पर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो जाता है। अब सवाल, अच्छा पहले मैं कुछ चीजों का जवाब दे दूं। अब ये भी एक जायंट है, जायंट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जायंट स्ट्रक्चर के अलावा इसकी अगर बात करें तो बच्चे ने सवाल किया था, रेत तो जर्रे जर्रे होते हैं ना, उसके छोटे छोटे जर्रे होते हैं। बच्चे ने सवाल किया सर वो जर्रे होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक जर्रा जो रेत का है, आप उसको मैग्नीफाई करेंगे तो आप उस जर्रे के अंदर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। जो मैंने ये बनाया ना अभी, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलते जाएंगे तो वो एक जर्रा जो है रेत का, उसके अंदर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब अगर जर्रे जर्रे आपस में मिल जाएं, जर्रे जर्रे आपस में मिल जाएं, तो आप देखेंगे वो मोती की शक्ल इख्तियार करता है, मोती की शक्ल इख्तियार करता है, पर्ल्स। आपको इंशाल्लाह कल मैं एक सिमुलेशन दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है, वो जो समंदर के अंदर क्या बोलते हैं उसको सर, कोरल रीफ, कोरल रीफ्स होते हैं, उनके अंदर वो क्या होते हैं, वो सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं, सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं। मैं यही कहता हूं बच्चों को कि अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन है, तरतीब है, क्या मतलब है डिसिप्लिन और तरतीब का, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेटेड है। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं लेकिन छोटे छोटे चंक्स में, लेकिन ये छोटे छोटे चंक्स आपस में मिल जाएं तो मिलने के बाद एक मोती की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम जेमस्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कल आपको दिखाऊंगा उसके बारे में। जी, किड्स एजुकेयर गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो YouTube पे क्वेश्चन बैंक अपलोड किया होता है वो ब्लैंक होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें तो सारे आप वर्ड उसमें उसको डाउनलोड करती हैं फाइल को। यस सर। अच्छा, आप एक काम करें, मैंने ग्रुप के अंदर चैप्टर 4 का सारा रिसोर्स मटेरियल ना लिंक की शक्ल में दिया हुआ है ना, आप उस लिंक के थ्रू देखें। फिर भी अगर फाइल में डेटा मिस है तो मुझे जरूर बताइएगा, हालांकि उसमें डेटा सारा मौजूद है, ठीक है। ओके सर। ओके, अच्छा जी, सर जी जी सर फिर इस एक रेत के जरिए का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन ये रेत के जर्रात, जर्रात तो हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये जर्रात इकट्ठे होकर एक मोती की शक्ल इख्तियार करेंगे, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्वार्ट्स का नाम देते हैं, क्वार्ट्स। अभी मैं कल दिखाऊंगा आपको क्वार्ट्स, उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप मुझे बताओ, अक्सर बाजार में वो क्या बोलते हैं उसको, वो हमारे जो पठान भाई हैं वो बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मकई को गर्म करते हैं, उसके अंदर रेत के अंदर गर्म करते हैं ना, रेत के अंदर गर्म करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वो चने गर्म करते हैं। तो रेत तकरीबन 2800 डिग्री तक इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के पीछे वजह क्या है, इसका जाइंट स्ट्रक्चर। तो सिर्फ पॉइंट ये है कि ये बताना चाहता हूं कि कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ छोटी छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में नहीं होते, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब इनकी इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए कल हम इनके इस्तेमालात देखेंगे। हम देखेंगे कि ये कहां कहां यूज होते हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स कहां कहां यूज होते हैं, कल इनके यूजेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट एसएलओ, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो कि इंतहाई छोटा सा एक एसएलओ है, विद इन 2-3 मिनट्स वो समझ आ जाएगा, ये हमारा पूरा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट है जी। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस जी। सर जैसे कि आपने कहा था कि डायमंड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वो है मटेरियल है, तो सर जी साइंटिस्ट का मानना है डायमंड जितना या फिर डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना एक मटेरियल है सर जी, जो वो लावा अपने मैक्स बॉइलिंग पॉइंट पर होता है ना, तब वो एक गिलास की शेप में आता है, उसका हेड होता है और पीछे से मतलब 2.5 इंच मतलब उसकी टेल होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, आप मेरे से ना कोई मुझे लगता है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं है और इंफॉर्मेशन बड़े काम की है। तो कल ऐसा करना कि आपने इंफॉर्मेशन ये एट द एंड ऑफ लेक्चर आप मुझे शायद बताना चाह रहे हैं डायमंड से भी कोई सख्त चीज तैयार हो चुकी है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल आप इंफॉर्मेशन दोबारा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इसको नोट कर लें।
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।